हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा नाबार्ड का सिलेबस और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस वीडियो में आपको इंडिया के एग्रीकल्चर के हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। यहाँ एग्रीकल्चर में हमारी क्या कंडीशन थी और उसे इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, वो हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ब्रिटिश रूल में एग्रीकल्चर की हालत बहुत ख़राब थी। ना ही एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी और ना ही लोगों को एग्रीकल्चर में ज़मीन मिलती थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़े। अब वो रिफॉर्म्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। सो ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल देयर वाज नेदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दिस इश्यूज विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड प्रमोटिंग द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स विच अशर्ड इन ए रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। सो फ्रेंड्स, अब हम गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहला है लैंड रिफॉर्म्स। देखो, पहले ज़मींदारी सिस्टम हुआ करती थी, मतलब ज़मींदार अपनी ज़मीन बाकी फार्मर्स को कल्टीवेट करने देते थे और उनसे रेंट लेते थे। अब बताओ, इन दोनों में से कोई भी लैंड की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देता था क्या? अब भला कोई क्यों देगा? ज़मींदार को रेंट से मतलब था और जिस फार्मर ने लैंड पे लिया उन्हें बस एक साल के फसल से मतलब था। इसलिए लैंड प्रोडक्टिविटी पे किसी का ध्यान नहीं था और इस वजह से फूड प्रोडक्शन बहुत कम होता था। और फूड प्रोडक्शन कम होने की वजह से हमें यूएसए जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। समझ रहे हो? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। At the time of independence, the land tenure system was characterized by intermediaries, variously called zamindars, jagirdars, etc., who merely collected the rent from the actual tillers of the soil without contributing towards the improvement on the farm. The low productivity of the agriculture sector forced India to import food from the United States of America. अब फ्रेंड, इस सिचुएशन के वजह से गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये किया कि ज़मींदार से लैंड की ओनरशिप उन्हें देने की सोची जो एक्चुअली लैंड कल्टीवेट कर रहे थे, जिन्हें हम द टिलर बोलते हैं। अब जब ये कल्टीवेटर ही लैंड ओनर बन जाएंगे तो वो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। समझ रहे हो? इसी स्कीम को हम बोलते हैं लैंड टू द टिलर। ये नाम याद रखना, ऐसे टर्म्स अगर आप आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे फिर आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। सो इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स विच प्राइमरीली रेफर टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग्स। जस्ट a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and to make the tillers the owners of land. The idea behind this move was that ownership of land would give incentives to the tillers to invest in making improvements provided sufficient capital was made available to them. दिस पॉलिसी इज कॉल्ड लैंड टू द टिलर। अब फ्रेंड्स, इसमें और एक कंसेप्ट है, दैट इज लैंड सीलिंग। मतलब कि गवर्नमेंट ने लैंड कल्टीवेटर्स को लैंड तो दिया, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो होना चाहिए जिससे सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए यहाँ लैंड सीलिंग का कंसेप्ट लाया था, जहाँ हर ओनर की लैंड एक मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। So land ceiling was another policy to promote equity in the agriculture sector. This means fixing the maximum size of land which could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in a few hands. लेकिन फ्रेंड्स, इस पॉलिसी में कुछ लूपहोल्स थे और उस लूपहोल्स को ज़मींदार्स ने एक्सप्लॉइट किया। देखो कैसे किया। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि हमने हमारी ज़मीन लोगों को रेंट पे दी ही नहीं, बल्कि वो खुद कल्टीवेट करते थे। अब जब ज़मींदार ने बोला कि वो खुद कल्टीवेटर है तो सब ज़मीन उन्हीं को मिलेगी, राइट? लेकिन उसी के साथ गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग रखी थी कि मैक्सिमम एक के पास इतनी ही ज़मीन रहनी चाहिए। फिर तो ज़मींदार को वैसे भी ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए, राइट? लेकिन ज़मींदार ने यहाँ भी एक लूपहोल निकाला। सोचो कि ज़मींदार के पास 50 एकड़ ज़मीन है और गवर्नमेंट ने 10 एकड़ का लैंड सीलिंग रखा, तो ज़मींदार अपने 50 एकड़ को 5 हिस्सों में बांटकर अपने ही फैमिली मेंबर्स के नाम पे कर देगा। फॉर एग्जांपल, बेटा, बहू या पोते के नाम पे 10-10 एकड़ कर देता। सो गवर्नमेंट उस ज़मींदार से लीगली कुछ भी नहीं ले सकती थी। सो इन सब चीज़ों की वजह से ये पॉलिसी जिस तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए थी वो हो नहीं पाई। So the goal of equity was not fully served by abolition of intermediaries. In some areas, the former zamindars continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. There were cases where tenants were evicted and the landowners came to be self-cultivators, that is the actual tillers.
thus claiming the ownership of the land. And even when the tillers got ownership of the land, the poorest of the agriculture laborers, such as the sharecroppers and landless laborers, did not benefit from the land reforms. The big landlords challenged the legislation in the courts, delaying its implementation. Then they used this delay to register their lands in the name of close relatives, thereby escaping from the legislation. अब फ्रेंड्स, लैंड रिफॉर्म्स ठीक से ना होने की वजह से गवर्नमेंट चुप नहीं बैठ सकती। उसका रीज़न ये है कि इंडिया की 75% पॉपुलेशन तब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी, और तो वो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, जहाँ बहुत सारे फार्मर्स मानसून रेंज पे डिपेंडेंट थे। इन सब चीज़ों से एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट ने लाया ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था वो हम आगे देखेंगे। So at independence, about 75% of the country's population was dependent on agriculture. Productivity in the agriculture sector was very low because of the use of the old technology and the absence of required infrastructure for the vast majority of farmers. India's agriculture vitally depends on the monsoon, and if the monsoon fell short, the farmers were in trouble unless they had access to irrigation facilities, which very few had. The stagnation in agriculture during the colonial rule was permanently broken by the Green Revolution. अब फ्रेंड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन समझने के लिए आपको 3 चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, जो स्पेशली डिज़ाइन सीड्स होते हैं जिससे प्रोडक्शन बहुत होता है। लेकिन इस हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के क्रॉप में पेस्ट बहुत लग सकते हैं, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र भी इंक्लूडेड है। फर्टिलाइज़र से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे प्लांट नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो होता है। और थर्ड है सप्लाई ऑफ वाटर, मतलब कि इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हम मानसून रेंज पे डिपेंड नहीं रह सकते। लेकिन फ्रेंड्स, सब जगह हम ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टिंग से नहीं ला सकते। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में तभी बहुत से फार्मर्स गरीब थे और वो फर्टिलाइज़र और इरिगेशन फैसिलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब गवर्नमेंट भी सारे कंट्री के फार्मर्स को ये प्रोवाइड नहीं कर सकती थी, राइट। इसलिए गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन के फर्स्ट फेज़ में बस ऐसे एरियाज पे फोकस किया जहां फार्मर्स की हालत ठीक ठाक है, जैसे कि पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ तक क्लियर है? सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। Green revolution refers to the large increase in the production of food grains resulting from the use of high yield variety seeds, especially for wheat and rice. The use of these seeds require the use of fertilizer and pesticide in the correct quantities as well as regular supply of water. The application of these inputs in the correct proportion is vital. The farmers who could benefit from the HYV seeds required reliable irrigation facility as well as the financial resources to purchase the fertilizer and pesticide. As a result, in the first phase of the Green Revolution, that is approximately mid-1960s up to mid-1970s, the use of HYV seeds was restricted to the more affluent states such as Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Further, the use of HYV seeds primarily benefited the wheat growing regions only. अब फ्रेंड्स, फर्स्ट फेज में बस कुछ ही स्टेट्स को देने से सबका भला नहीं होगा, इसलिए देखते हैं कि गरीब लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन का लाभ हो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। सबसे पहली बात तो फार्मर्स को हाई यील्ड वैरायटी सीड्स खरीदने के लिए और इरिगेशन सिस्टम लगाने के लिए लो इंटरेस्ट लोन दिया गया और फर्टिलाइज़र भी सब्सिडी में दे दी गई। अब आप समझ रहे हो फ्रेंड्स कि फर्टिलाइज़र की सब्सिडी क्यों लगाई थी। साथ ही हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पर रिसर्च करने के लिए और उसे पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने नए एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले। सो समझ गए आप कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फार्मर्स की कैसी मदद करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट ए वेरी लो इंटरेस्ट रेट टू द स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स so that the small farmers could also have the access to the needed inputs. Since the small farmers could obtain the required inputs, the output on the small farmers equaled the output on the large farms in the course of time. As a result, the Green Revolution benefited the small as well as rich farmers. The risk of the small farmers being ruined when the pest attacks their crops was considerably reduced by the services rendered by the research institutes established by the government. We should note that the Green Revolution would have favored the rich farmers only if the state did not play an extensive role in ensuring that the small farmer also gains from the new technology. अब फ्रेंड्स, इन्हीं मदद की वजह से गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन पे फेज 2 शुरू किया और उसके बाद हम फूड सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट हो गए, जिससे हमें बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता।
So in the second phase of the Green Revolution, that is mid 1970s to mid 1980s, the HYV technology spread to a large number of states and benefited more variety of crops. The spread of the Green Revolution technology enabled India to achieve self-sufficiency in food grains. We no longer had to be at the mercy of America or any other nation for meeting our nation's food requirements. अब फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि ऑब्वियस है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से मार्केट सरप्लस बढ़ गया और यह सरप्लस की वजह से फूड प्राइसेस कम हो गए, जिससे लो और मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स के लिए फूड प्रोडक्ट्स कम प्राइस में मिल जाते थे। सो ग्रीन रेवोल्यूशन ना ही बस एग्रीकल्चर पर रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काम आया। So a good portion of the rice and wheat produced during the Green Revolution period available as marketed surplus was sold by the farmers in the market. As a result, the price of food grains declined relative to the other items of consumption. The low-income groups who spent a large percentage of their income on food benefited from this decline in relative prices. The Green Revolution enabled the government to procure the sufficient amount of food grains to build a stock which could be used in times of food storage. अब फ्रेंड्स, एक टॉपिक पे बहुत सालों से डिबेट शुरू है, उससे बात कर लेते हैं। वो है सब्सिडीज़। बहुत से इकोनॉमिस्ट का ये बोलना है कि फर्टिलाइज़र की सब्सिडी का काम हो गया है, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं, और ज़्यादातर इस फर्टिलाइज़र सब्सिडी का फ़ायदा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री कर रही है और अमीर फार्मर्स कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने अपना पैसा इस पर नहीं खर्च करना चाहिए क्योंकि गरीब लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है। So some economists believe that once the technology is found profitable and is widely adopted, subsidies should be phased out since their purpose has been served. Further, subsidies are meant to benefit the farmers, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefits the fertilizer industry, and among farmers, the subsidy largely benefits the farmers in the more prosperous regions. Therefore, it is argued that there is no case for continuing with fertilizer subsidies. It does not benefit the target group and it is large burden on the government's finances. लेकिन फ्रेंड्स, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि फर्टिलाइज़र की सब्सिडी नहीं निकालनी चाहिए। उनका ऐसा सोचना है कि फार्मिंग बिजनेस अभी भी रिस्की बिजनेस है। अगर एक भी साल कुछ गड़बड़ हो गई तो फार्मर की सारी सेविंग्स डूब जाती है। और वो ये भी बोलते हैं कि अगर सब्सिडी हटा दी गई तो गरीब लोग फर्टिलाइज़र खरीद नहीं पाएंगे, जिससे रिच और पुअर फार्मर्स में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप ये सब्सिडी उन्हीं फार्मर्स को दो जिन्हें इसकी ज़रूरत है। क्लियर है? सो ऑन द अदर हैंड, some believe that the government should continue with the agriculture subsidies because the farming in India continues to be a risky business. Most farmers are very poor and they will not be able to afford the required inputs without subsidies. Eliminating the subsidies will increase the inequality between the rich and poor farmers and violate the goal of equity. These experts argue that if subsidies are largely benefiting the fertilizer industry and big farmers, the correct policy is not to abolish the subsidies, but to take steps to ensure that only the poor farmers enjoy the benefits. अब फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज फेल हुई थी। देखो, उनका कहना था कि जैसे जैसे एक कंट्री की इकोनॉमी ग्रो होती है वैसे फार्मिंग सेक्टर में लोग कम हो जाते हैं और वहाँ से लोग सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था। चाहे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, लेकिन हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन फिर भी एग्रीकल्चर पे ही काम कर रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी जिससे फार्मर लोग स्किल हो सके और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जॉब कर सके। So economists have found that as a nation becomes more prosperous, the proportion of GDP contributed by agriculture as well as the proportion of population working in the sector declines considerably. In India, between 1950 and 1990, the proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population depending on it. 67.5% in the 1950 to 64.9% by 1990. Why was such a large portion of the population engaged in agriculture, although the agricultural output could have grown with much less people working in the sector? The answer is that the industrial sector and the service sector did not observe the people working in the agriculture sector. Many economists call this an important failure of our policies followed during the 1950 to 1990. अपने नेक्स्ट हम 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ये डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट में इसका अच्छा योगदान है। आपको वो आगे समझेगा। आपको तो पता ही होगा कि हमारी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर कंट्रोल करने का सोचा था। इस पॉलिसी के हिसाब से
गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया। एक ऐसे इंडस्ट्रीज़ जिसे गवर्नमेंट ओन करता है, नेक्स्ट ऐसे जो गवर्नमेंट ओन करेगा लेकिन प्राइवेट सेक्टर की भी हेल्प लेगा, और थर्ड ऐसे इंडस्ट्रीज़ जो पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। So Industrial Policy Resolution 1956. In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the Industrial Policy Resolution of 1956 was adopted. This resolution classified the industries into 3 categories. The first category comprised the industries which would be exclusively owned by the state. The second category consisted of industries in which the private sector could supplement the efforts of the state sector, with the state taking the sole responsibility for starting the new units. The third category consisted of the remaining industries which were to be in the private sector. और फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस राज रखकर रूरल का डेवलपमेंट कैसे किया। देखो, लाइसेंस राज में कोई भी नई इंडस्ट्री गवर्नमेंट की इजाज़त के बिना नहीं खुल सकती थी, तो गवर्नमेंट उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देती थी या उन्हें लाइसेंस जल्दी दे देती थी जो अपनी इंडस्ट्रीज़ रूरल एरिया और बैकवर्ड रीजन्स में डाले। इससे रूरल एरिया को बहुत फ़ायदा होता था। ओके, so no new industry was allowed unless a license was obtained from the government. This policy was used for promoting industry in backward regions. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. This promoted regional equality and development of villages and rural areas. उसके बाद गवर्नमेंट ने सोचा कि उन्होंने रूरल और अर्बन एरिया के स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादातर गरीब लोग चलाते हैं, और अगर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप किया फिर रूरल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये था कि हम ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी इंडस्ट्री स्मॉल सेक्टर में आएगी और कौन सी नहीं। सो इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक कर्वे कमेटी निकाली जहां उन्होंने स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी की लिमिट डाली। अब फ्रेंड्स, जब कर्वे कमेटी बनाई थी तब लिमिट बहुत कम थी और अब वो बढ़ गई है, लेकिन आगे जाके गवर्नमेंट उस लिमिट को चेंज भी कर सकती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिटेल करंट अफेयर्स पीडीएफ को एक्सेस करते रहे ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैंने डिटेल करंट अफेयर्स पीडीएफ एक्सेस करने के लिए ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। So in 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called the Karve Committee, noted the possibility of using the small scale industry for promoting rural development. A small scale industry is defined with a reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. Now a small scale industrial enterprise should have investment of more than 25 lakhs and less than 10 crore in plant and machinery in the case of manufacturing unit. In the case of service sector, the minimum amount of investment is 10 lakhs and the maximum of 5 crore in plant and machinery. अब फ्रेंड्स, कर्वे कमेटी की मदद से तो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन से है वो निकाल ली है, लेकिन अभी इन छोटे इंडस्ट्रीज़ को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उनकी मदद करनी ज़रूरी है। सो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व रखे, मतलब बाकी बड़े इंडस्ट्रीज़ उसे बना नहीं पाएंगे, और उन्हें बाकी कंसेशन भी दिए गए, जैसे कि लोअर एक्साइज ड्यूटी या फिर कम इंटरेस्ट रेट्स में लोन। So it is believed that small scale industries are more labor intensive, that is they use more labor than the large scale industries and therefore generate more employment. But these industries cannot compete with the big industrial firms. For this purpose, the production of a number of products was reserved for the small scale industry. The criteria of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. They were also given concessions such as lower excise duty and bank loans at lower interest rates. So friends, इसके साथ हमारा नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।